हेलो दोस्तों, इस धरती पर जितने भी जीव जंतु हैं उन सब में एक बहुत ही अद्भुत शक्ति होती है और वो शक्ति होती है अपनी ही तरह की नई संतानों को उत्पन्न करना। यह शक्ति दुनिया के हर प्रकार के जीव और जंतु में पाई जाती है, जिसके द्वारा वो पीढ़ी दर पीढ़ी पैदा होते रहते हैं और अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाते रहते हैं। अगर यह प्रक्रिया यानी संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया जीवों में न हो पाए तो उनकी अगली पीढ़ी उत्पन्न नहीं हो पाएगी और उस जाति का अस्तित्व ही इस धरती से समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, इस काम के लिए सभी जीवों में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस जनन, जिसको रिप्रोडक्शन कहा जाता है, वो होती है। दोस्तों, जनन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा जीव अपनी ही तरह की नई संतानें या नई पीढ़ी को उत्पन्न करते हैं। जैसे मुर्गी के अंडे से चूजे का निकलना, गाय का बछड़ा पैदा होना, व आम की गुठली से आम के पौधे का बनना आदि आदि जनन के विशेष प्रकार के उदाहरण हैं। तो दोस्तों, आप लोग इतना तो समझ ही गए होंगे कि जनन ही वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा जीव जंतु अपनी ही तरह की नई संतानों को उत्पन्न करने की शक्ति रखते हैं। तो इस वीडियो में हम इस क्रिया यानी जनन की प्रोसेस को जानने की कोशिश करेंगे और यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि जनन कैसे होता है और विभिन्न प्रकार के जंतु आखिर अलग अलग प्रकार से जनन कैसे कर लेते हैं और उस जनन की प्रक्रियाओं को क्या कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं जनन की प्रक्रिया क्या होती है और इसके विभिन्न प्रकार क्या होते हैं, जिसके द्वारा विभिन्न जीव जंतु अलग अलग तरीके से जनन की प्रक्रिया करते हैं और अपनी अगली पीढ़ी को उत्पन्न कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह वीडियो और जनन के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं जनन के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो चलिए जानते हैं जनन के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में। दोस्तों, जनन के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं, जिसमें से एक होता है अलैंगिक जनन, जिसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। दूसरा प्रकार होता है कायिक जनन, जिसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहा जाता है। और तीसरा और मुख्य प्रकार होता है लैंगिक जनन, जिसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं इन अलग अलग प्रकार के रिप्रोडक्शन के बारे में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अलैंगिक जनन, जिसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। दोस्तों, अलैंगिक जनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनन की एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें एक ही जीव के द्वारा बिना युग्मकों के निर्माण और बिना निषेचन के ही अगली पीढ़ी उत्पन्न हो जाती है। अर्थात इसमें केवल एक ही जीव, चाहे नर या मादा कोई भी हो, उसके बिना युग्मक के निर्माण और उन युग्मकों के बिना मिलने यानी बिना निषेचन के ही प्रक्रिया के अगली पीढ़ी उत्पन्न हो जाती है। तो इसे अलैंगिक जनन कहा जाता है। अलैंगिक जनन को जानने के बाद अब जानते हैं अलैंगिक जनन के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। दोस्तों, अलैंगिक जनन कई प्रकार से हो सकता है, जैसे विखंडन, जिसे फिशन कहते हैं, मुकुलन, जिसे बडिंग कहते हैं, खंडन, जिसे फ्रैगमेंटेशन कहते हैं, बीजाणु जनन, जिसे स्पोर फॉर्मेशन कहते हैं, और पुनरुद्भवन, जिसे रीजनरेशन कहते हैं, आदि आदि प्रकार से हो सकता है। यानी अलैंगिक जनन के भी कई प्रकार होते हैं। तो चलिए जानते हैं विखंडन यानी फिशन के बारे में। दोस्तों, विखंडन अलैंगिक जनन की एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें किसी एक जीव का शरीर 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाता है और सभी टूटे हुए भागों से नए नए जीवों का निर्माण हो जाता है। यह विखंडन की प्रक्रिया भी मुख्यतः निम्न प्रकार का हो सकता है: द्विविखंडन, जिसे बाइनरी फिशन कहते हैं, और बहुविखंडन, जिसे मल्टीपल फिशन कहते हैं। तो इन 2 प्रकारों से विखंडन की प्रक्रिया मुख्यतः संपन्न होती है। तो चलिए जानते हैं विखंडन का पहला प्रकार, जिसे द्विविखंडन या बाइनरी फिशन कहते हैं। दोस्तों, यह अलैंगिक जनन
की एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें किसी जीव का शरीर दो भागों में बंट जाता है और दोनों भागों से नए नए जीवों का निर्माण हो जाता है। यह प्रक्रिया निम्न कोटि के जीवों में हो पाती है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया आदि। द्विविखंडन की प्रक्रिया को समझने के लिए इस चित्र को ध्यान से देखिए। यह एक अमीबा है और अमीबा में द्विविखंडन की प्रक्रिया बहुत ही आसानी से हो पाती है। इस चित्र में देखिए कि एक जनक अमीबा का शरीर पहले उसका कोशिका द्रव्य और उसका केंद्रक विभाजित होता है। उसके बाद से दोनों अलग अलग भाग यानी उसका कोशिका द्रव्य और केंद्रक दोनों दो अलग अलग भागों में टूट जाता है। तो और इस तरह से दो नए अमीबा का निर्माण केवल एक अमीबा से हो जाता है। तो इसी प्रक्रिया को द्विविखंडन कहते हैं। इसी प्रकार इस चित्र में ध्यान से देखिए, इसमें पैरामीशियम द्विविखंडन की प्रक्रिया से जनन कर रहा है। इस प्रक्रिया में अमीबा का कोशिका द्रव्य और उसका केंद्रक दोनों दो अलग अलग भागों में विभाजित हो रहा है और एक पैरामीशियम दो अलग अलग पैरामीशियम का निर्माण कर रहा है। दो नए बने हुए पैरामीशियम में दो अलग अलग केंद्रक और उसका कोशिका द्रव्य दो अलग अलग भागों में विभाजित होता है, अर्थात एक पैरामीशियम से कुल दो पैरामीशियम का निर्माण होता है। तो इस प्रक्रिया को द्विविखंडन यानी बाइनरी फिशन कहा जाता है। द्विविखंडन के बाद अब जानते हैं बहुविखंडन यानी मल्टीपल फिशन के बारे में। दोस्तों, बहुविखंडन अलैंगिक जनन की एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें किसी एक जीव का शरीर बहुत सारे भागों में टूट जाता है और सभी भागों से नए नए जीवों का निर्माण होता है। अलैंगिक जनन की यह प्रक्रिया भी निम्न कोटि के जीवों में ही संभव हो पाती है, जैसे मलेरिया परजीवी जिसे प्लाज्मोडियम कहते हैं, जिसके द्वारा मलेरिया का रोग होता है, और अमीबा में भी यह प्रक्रिया मुख्य रूप से देखी जाती है। बहुविखंडन को समझने के लिए इस चित्र को ध्यान से देखिए। यह एक मलेरिया परजीवी यानी प्लाज्मोडियम का मल्टीपल फिशन का चित्र है। इसमें मलेरिया परजीवी यानी प्लाज्मोडियम का न्यूक्लियस यानी नाभिक कई छोटे छोटे भागों में टूट जाता है और उसके साथ साथ उसका कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म भी कई सारे भागों में टूट जाता है। और ये सभी छोटे छोटे भाग जब इस मलेरिया परजीवी के शरीर से बाहर आते हैं और अनुकूल मौसम मिलता है तो ये वृद्धि करके एक नए जीव का निर्माण कर लेते हैं। तो क्योंकि इस प्रक्रिया में एक जीव से कई सारे जीवों का निर्माण हो पाता है, तो इस प्रक्रिया को इसीलिए बहुविखंडन या मल्टीपल फिशन कहा जाता है। तो चलिए अब जानते हैं अलैंगिक जनन की दूसरी प्रक्रिया यानी मुकुलन के बारे में, जिसे बडिंग भी कहा जाता है। यह अलैंगिक जनन की एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें किसी जीव के शरीर पर छोटे छोटे उभार बनने लगते हैं। इन छोटे छोटे उभारों को मुकुल या बड कहा जाता है और यह मुकुल जब इस जीव के शरीर से अलग होते हैं तो नए नए जीवों का निर्माण करते हैं। तो इस प्रक्रिया को मुकुलन या बडिंग कहा जाता है। यह प्रक्रिया मुख्य रूप से ईस्ट, जो एक प्रकार का कवक होता है, और हाइड्रा में मुख्य रूप से देखी जाती है। जैसे इस चित्र में देखिए, यह एक ईस्ट सेल का फिगर है। इस ईस्ट के शरीर पर छोटे छोटे मुकुल यानी बड बनने शुरू हो गए हैं और धीरे धीरे एक से ज़्यादा बड यानी मुकुल बनने लगते हैं। और ये बड जब इस जनक यानी ईस्ट के शरीर से अलग होते हैं और इनको अनुकूल मौसम मिलता है तो फिर ये वृद्धि करके अपने जनक की तरह से ही शरीर की संरचना कर लेते हैं। तो इस प्रक्रिया को ही मुकुलन या बडिंग कहा जाता है। इसी प्रकार इस हाइड्रा के चित्र को देखिए। इस हाइड्रा में भी मुकुलन की प्रक्रिया होती है, अर्थात इसमें भी एक छोटा सा उभार बनना स्टार्ट होता है और यही छोटा सा उभार मुकुल यानी बड होता है और धीरे धीरे वृद्धि करके, और जब ये अपने जनक के शरीर से अलग होता है और अनुकूल मौसम मिलता है तो फिर यह वृद्धि करके
अपने ही जनक के तरह की शरीर की संरचना कर लेता है, तो इस प्रक्रिया को मुकुल के द्वारा अलैंगिक जनन की प्रक्रिया यानी मुकुलन कहा जाता है। तो चलिए अब जानते हैं अलैंगिक जनन की तीसरी प्रक्रिया, जिसको खंडन या फ्रैगमेंटेशन कहते हैं, के बारे में। दोस्तों, पानी, ताप तथा भोजन की अनुकूल परिस्थितियों में कुछ शैवालों जैसे स्पायरोगाइरा, यूलोथ्रिक्स और कुछ कवकों के तंतु छोटे छोटे खंडों में टूट जाते हैं। प्रत्येक खंड में एक या एक से अधिक कोशिकाएं होती हैं। प्रत्येक खंड कोशिका विभाजन करके नया शैवाल तंतु बनाता है। तो इस प्रक्रिया को खंडन या फ्रैगमेंटेशन कहा जाता है। यह प्रक्रिया मुख्य रूप से शैवालों और कवकों में दिखाई देती है। इसके कुछ उदाहरण निम्न हैं, जैसे स्पायरोगाइरा, यूलोथ्रिक्स आदि। इस चित्र को ध्यान से देखिए। यह स्पायरोगाइरा का चित्र है। इसमें स्पायरोगाइरा का शरीर कई सारे छोटे छोटे खंडों में टूट जाता है और इन सभी खंडों से नए स्पायरोगाइरा का निर्माण होता है। तो इसे खंडन की प्रक्रिया कहा जाता है। चलिए अब जानते हैं अलैंगिक जनन के चौथे प्रकार, बीजाणु जनन या स्पोर फॉर्मेशन के बारे में। इस प्रक्रिया में जीवों के शरीर में बीजाणुधानी बनने लगती हैं, जिसमें बीजाणु का निर्माण होने लगता है और यह बीजाणु जीव के शरीर से हवा, पानी या और किसी माध्यम से निकलकर दूर तक चला जाता है और अनुकूल वातावरण मिलने पर यह एक नए जीव का निर्माण करता है। तो इस प्रक्रिया को बीजाणु जनन कहा जाता है। यह प्रक्रिया मुख्य रूप से शैवालों और कवकों में देखी जाती है और शैवाल और कवक इस प्रक्रिया के द्वारा ही मुख्यतः बीजाणु जनन के द्वारा ही अलैंगिक जनन करते हैं। इस चित्र में देखिए, यह एक राइजोपस यानी कवक है, जो अधिकतर रोटी, अचार या खाने पीने वाली चीज़ों पर एक फफूंदी के रूप में उग जाता है। दोस्तों, इसका बीजाणु जब खाद्य पदार्थों पर गिरता है तो धीरे धीरे यह वृद्धि करने लगता है और कुछ समय के बाद इसमें से स्पोरेंजिया यानी बीजाणुधानी बनने लगती हैं और इन स्पोरेंजिया के अंदर ढेर सारे स्पोर्स यानी बीजाणु बनने लगते हैं। और जब यह बीजाणुधानी फूटती है तो यह बीजाणु हवा में उड़ने लगते हैं और हवा के माध्यम से दूर दूर तक फैल जाते हैं। और जब कभी इन्हें कोई अनुकूल मौसम मिलता है तो वहाँ पर ये वृद्धि करने लगते हैं और फिर से एक नए राइजोपस यानी एक नए जीव का निर्माण कर लेते हैं। तो इसी प्रक्रिया को बीजाणु जनन या स्पोर फॉर्मेशन कहा जाता है। चलिए अब जानते हैं पुनरुद्भवन यानी रीजनरेशन के बारे में। अलैंगिक जनन की इस प्रक्रिया में किसी जीव का शरीर कहीं कट जाए तो उसका शरीर अपने आप उस कटे हुए भाग को पुनः निर्मित कर लेता है। तो इसी प्रक्रिया को ही पुनरुद्भवन कहा जाता है। इस प्रक्रिया में किसी जीव का शरीर अपने टूटे हुए भागों का फिर से निर्माण कर लेता है। यह प्रक्रिया मुख्य रूप से प्लेनेरिया, हाइड्रा आदि में देखी जाती है। जैसे इस चित्र में देखिए, इसमें हाइड्रा रीजनरेशन की प्रक्रिया कर रहा है। इसमें हाइड्रा का शरीर यदि किसी कारण से दो भागों में कट जाए तो दोनों कटे हुए भाग अपने बाकी बचे हुए शरीर के भाग को पुनः निर्मित कर लेते हैं और दोनों कटे हुए भागों से दो अलग अलग नए हाइड्रा का निर्माण हो जाता है। तो इसी प्रक्रिया को ही रीजनरेशन या पुनरुद्भवन कहा जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोगों ने जनन यानी रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं इसके बारे में जाना और जनन के कितने प्रकार होते हैं, उनके नाम और उनके बारे में जाना और जनन के उन प्रकारों में अलैंगिक जनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं इसके बारे में विस्तार से जाना और उन अलैंगिक जनन के प्रकार कितने होते हैं और उन सभी प्रकारों के बारे में विस्तार से चर्चा किया। तो दोस्तों, हमें यह आशा है कि यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और इससे आपको जनन और जनन के प्रकार के बारे में ज़रूर एक अच्छी जानकारी ज़रूर मिली होगी। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा इसे हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं
और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।